जी भी जुड़ गए हैं। हार्दिक सिंह जी उप कप्तान हैं भारतीय हॉकी टीम के। आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर हार्दिक जी। हेलो सर, एक बार फिर थैंक यू आपको सर। बहुत बहुत बधाई थैंक यू सर, मेडल थैंक यू। जीतने के लिए, और पूरी टीम को हमारी तरफ से बधाई। हालांकि हम लगातार बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन आज आप हमारे साथ हैं तो एक बार सीधे तौर पर आपको बधाई दे दें। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्या तैयारियां हैं आगे के लिए? आगे सर अभी टीम की तैयारी चल रही है। एशियन चैंपियन ट्रॉफी आ गई है सर चाइना में, तो उसकी अभी तैयारी चल रही है। और उसके बाद 2026 में हमारा वर्ल्ड कप है, जी तो उसी के ऊपर अब अभी हमारा मेन फोकस है जी। टोक्यो में भी आप भारतीय टीम के सदस्य थे जब ब्रॉन्ज मेडल जीता, जो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ भारतीय हॉकी के लिए। वहां भी भारतीय हॉकी टीम स्लो स्टार्टर थी, यहां भी स्लो स्टार्टर रही पेरिस में। जब हम न्यूजीलैंड से खेले, आयरलैंड से खेले, अर्जेंटीना से खेले, तो क्या उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था कि क्या हॉकी टीम क्या मतलब टोक्यो की कामयाबी को दोहरा पाएगी? जरूर सर, हमारा मेन फोकस यही था सर कि गोल्ड मेडल जीत के हमें लेकर आना है। और जो स्टार्टिंग के मैच होते हैं सर, उसमें कई बार ऐसा होता है कि कई जो हमारे एथलीट्स उनका डेब्यू हो रहा था, तो फर्स्ट मैच हमेशा ऐसा ही होता है कि आप अपना 100% नहीं दे पाते। बट हमारा मेन टारगेट यही था कि जब तक हमारे ऑस्ट्रेलिया बेल्जियम के साथ मैच है तो हम अपनी A1 गेम हम खेलें, तो वो हमारी स्ट्रेटजी काफी अच्छी रही है। हार्दिक जी, आपने गौर किया होगा कि जब बेल्जियम से हम हारे, लेकिन आपने सबका दिल जीता। ऑस्ट्रेलिया से जीते, जबकि मॉन्ट्रियल ओलंपिक में हमने जब से एस्ट्रोटफ इंट्रोड्यूस हुई थी, पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराया, जबकि हम 2 साल पहले कॉमनवेल्थ गेम में 7 गोल से इस टीम से हारे थे। तो ये कैसे मुमकिन हो गया? संभव को संभव कैसे कर दिखाया आपकी पूरी टीम ने? आई थिंक सर, ये सर आप बोल सकते हो कि जो हमारी टीम की तैयारी चल रही थी। जैसे रिसेंटली हम ऑस्ट्रेलिया टूर में भी गए थे, वहां पर हमने एक भी मैच नहीं उनसे जीता रहा। बट हमें कहीं ना कहीं ये एक हमारे आप बोल सकते हो कि फीलिंग थी यार कि जब ओलंपिक में मैच आएगा तो हम जीतेंगे इनके साथ। तो सभी लोग ये बोल रहे थे जब हमारा ऑस्ट्रेलिया टूर भी था, अगर कॉमनवेल्थ की आप बात कर रहे हो, है ना। बट वो एक आती ना कि कहीं ना कहीं आपके पास एक फीलिंग आई थी कि नहीं यार, जब ओलंपिक में मैच होगा हमने इनको हराना ही है। और वो जो एक आपकी टीम की तैयारी होती है, प्रोसेस होता है, उसके ऊपर आप ध्यान देते हो। क्योंकि मेरे ख्याल से एक भी एथलीट के माइंड में ये नहीं था कि हमने 52 ईयर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया ओलंपिक्स में, क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं पता था। हमारा फोकस यही था कि जो भी हमारा पूल अभी है इसमें हम टॉप 2 में आए, ताकि हमें जो क्वार्टर फाइनल है वो थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि थोड़ी सी जैसे बोल सकते हो कि जीबी के साथ उसका मैच है हमारा, तो हमारा ध्यान इसी पे था। हार्दिक, आपके साथ मिडफील्ड में मनप्रीत होते हैं और जर्मनप्रीत सिंह इतनी गोली की रफ्तार से राइट आउट की पोजीशन पर आगे बढ़ जाते हैं और आप वहीं पर खड़े रह जाते हैं। क्या ये कोई स्ट्रेटेजी का हिस्सा था कि जर्मनप्रीत को ही ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने का मौका दिया जाए राइट आउट की पोजीशन पर? नहीं सर, ये सर हमारी टीम की स्ट्रेटेजी है कि हमारा जो राइट साइड है हम यूज करते हैं। कि जो हमारे कोच है उनकी ये एक फिलॉसफी है कि राइट साइड से हमने ज्यादा अटैक मारना है। तो इसमें क्या होता है, जो राइट हाफ खेलता है या कोई राइट स्ट्राइकर खेलता है, और ज्यादातर जो राइट हाफ है उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है सर। तो ये टीम गेम है, और यहाँ पर भी आपको ऐसा अगर फील होता है कि टीम अच्छा कर रही है, तो फिर यही होता है कि सभी के मन में कि यार अगर हमारा जो जर्मन है वो अच्छा ओवरलैप के लिए जा रहा है, पासेस दे रहा है, तो उसको हम कैरी ऑन करें। हार्दिक, आपको लगा कि हम जो है ड्रैग फ्लिक के मामले में हरमनप्रीत सिंह पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हो गए हैं? क्योंकि अमित रोहिदास को जो एक मौके मिले भी, वो भी तब जब हरमनप्रीत मैदान पर नहीं थे। आई थिंक सर, जब आप वर्ल्ड कप की बात कर लो, जब इंडिया में वर्ल्ड कप था, तो बहुत लोगों ने बोला कि यार हरमन के पास इतने चांस था, ये तो उसने गोल नहीं मारे। और इस बार जब हरमन ने गोल उसके हाईएस्ट गोल थे, आई थिंक कि जब हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट ड्रैगर है तो हमें उसे ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। और ये भी हमारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो नेक्स्ट जो जनरेशन आ रही है उनमें से हम हरमन जैसे हम और ड्रैगर हम तैयार करें। जर्मनी और बेल्जियम का जो पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन रेट था वो 25% था। और तो और अगर हम साउथ अफ्रीका और अर्जेंटीना की बात करें, उनका भी 20% था, लेकिन हमारा 17% था। क्या आप कहेंगे कि इस बार गोल भी बहुत कम हुए हैं? क्या वजह लगती है आपको कि हम अगली बार जो है लॉस एंजलिस में गोल्ड मेडल जीतें, तो उसके लिए हमें
पेनल्टी कॉर्नर के आपको लगता है कि 2-3 खिलाड़ी और तैयार करने चाहिए, क्योंकि हर कोई पहले से ही आइडिया लगा लेता है कि हरमनप्रीत ही हिट करेंगे और रशर जो है उन पर टूट पड़ता है। जरूर सर, ये आपकी बात सही है सर, कि हमें हरमन जैसे 1-2 ड्रैगर और चाहिए, बट कहीं ना कहीं हमें ये कॉन्फिडेंस है कि जैसे 2020 में बेल्जियम का एक ड्रैगर था एंड्रिक, उसके 16 गोल थे, और इस बार आप देखो कि हरमन के हाईएस्ट गोल थे। तो कहीं ना कहीं जब आपकी टीम में आपका गोलकीपर और ड्रैगर अच्छा कर रहा है तो आप उसको चांस देते ही देते हो, आपके ड्रैगर को आप चांस देना ही चाहिए आपको। तो कहीं ना कहीं हमें ये कॉन्फिडेंस भी है कि अगर जो दूसरी टीम है वो हरमन के ऊपर अगर 2 लोग भेज रही है, बट स्टिल हमें कॉन्फिडेंस है कि हरमन गोल मतलब कि जो हरमन की एग्जीक्यूशन है वो काफी अच्छी होगी। बट कहीं ना कहीं हमें जो पीसी के हमारे जो वेरिएशन है उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और सर जर्मनी वाला जो सेमीफाइनल मैच था, बोल सकते हो कि हमारे पास भी चांस आए थे, उनके पास भी चांस आए थे, और जो टीम ये मोमेंट पे अपने फाइनल डी में एग्जीक्यूशन अच्छा करती है वो फाइनल खेलती है। इस बार टोक्यो ओलंपिक की तुलना में 25% जो है ना गोल कम हुए हैं, इसके पीछे क्या लगता है आपको कि क्या मजबूत डिफेंस हुआ है, बाकी टीमें डिफेंस ओरिएंटेड ज्यादा हो गई हैं, या इसके पीछे कोई रशर्स जो हैं उनकी भूमिका बढ़ गई है? क्योंकि 25% गोल कम होना पिछले वाले ओलंपिक की तुलना में वो भी कई तरह के सवाल खड़े करता है। आई थिंक सर गेम सर चेंज होती रहती है सर, ओलंपिक्स अगर आप देखोगे 2016 के ओलंपिक्स देखोगे, 2020 की देखोगे, 2024 की देखोगे, तो स्ट्रेटजी काफी चेंज होती रहती है। कई टीमें ऐसी है जो रिस्क नहीं लेना चाहती है, जो काउंटर अटैक में खेलना चाहती है, जो सेफ खेलना चाहती है। और कहीं ना कहीं जब आप अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड जैसी टीम के साथ खेलते हो, वो कहीं ना कहीं यही सोचते हैं कि यार हम काउंटर अटैक की हॉकी खेलेंगे। और कहीं जब आप ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम के साथ खेलते हो, उनको ये होता है कि हमने दूसरी टीम के ऊपर हमने हावी होंगे। तो टीम्स के ऊपर होता है सर। तो मेरे ख्याल से कि हर एक टीम की एक अपनी फिलॉसफी होती है कि जिस पे वो पूरा ट्रस्ट करते हैं। जी हार्दिक, एक चीज और आप फील्ड की बात करें जरूर, मनोज जी आपसे पूछ ही रहे हैं, मैं आपके बारे में देख रहा था कि ये विरासत में भी मिला आपको, परिवार में लगातार हॉकी को लेकर जुनून आपके पिता, आपके दादा को लेकर था, और अब वही चीज आपने आगे बढ़ाई है। जरूर सर, मैं सर ये मानता हूँ कि मैंने हॉकी को चूज नहीं किया, हॉकी ने मेरे को चूज किया है सर। अच्छा। बिकॉज छोटे होते ही मेरे को हॉकी के साथ मेरी इंट्रोडक्शन हो गई थी। मेरी फैमिली में सारे इतने थे, हमारे गांव में भी टूर्नामेंट होता है सर, तो वहां पर हम खेलते होते थे। तो कहीं ना कहीं जब भी फैमिली का भी फंक्शन होता था, जब भी सारे आके बैठते, तो हॉकी की बातें ही चलती थी उस वक्त। तो वहीं से मेरा इंटरेस्ट हुआ कि नहीं यार, हॉकी की हमारी इतनी अच्छी हिस्ट्री है और जो मेरी फैमिली की लेगेसी है उसको मैं कैरी ऑन। कब आपको लगा कि आपको बहुत सीरियसली लेना चाहिए हॉकी को, किस एज में लगा? आई थिंक सर जब मैं सब जूनियर इंडिया खेला सर, मैं 2016 में सर बांग्लादेश। तो सर वो जो वहां पर हम फर्स्ट आए थे, तो वो जो फीलिंग थी ना सर कि आप पोडियम पे जा रहे हो और आपका नेशनल एंथम चल रहा है, तो वहीं से हुआ कि नहीं यार, कि अगर मैं सब जूनियर में खेल सकता हूँ तो मैं जूनियर में भी आ सकता हूँ, और उसके बाद मैं इंटरनेशनल सीनियर हॉकी में भी मैं जा सकता हूँ। और कहीं ना कहीं मेरी फैमिली का इन्फ्लुएंस भी था। मेरे डैड ने बिहाइंड द सीन आप बोल सकते हो कि उन्होंने बहुत मेरे लिए सैक्रिफाइस किया। ये बहुत जरूरी था, क्योंकि किसी भी प्लेयर को आगे बढ़ाने के लिए फैमिली सपोर्ट जो होता है, दोस्तों का जो सपोर्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो आपको मिला। जरूर सर, मैं ये मानता हूँ सर कि ऐसे पेरेंट्स सबके हों कि जिन्होंने मेरे को मतलब कभी भी ऐसा नहीं बोला कि अगर मैंने उनको बोला कि 20,000 की हॉकी लेनी है, मेरे को 15,000 की लेनी है, कि उन्होंने मेरे को बस यही बोला कि कौन सी हॉकी चाहिए। उन्होंने ये नहीं बोला कि क्यों चाहिए, उन्होंने मेरे को ये बोला कि तेरे को डाइट के लिए बता क्या चाहिए, तेरे को डाइट के लिए, तेरे को और फैसिलिटीज क्या चाहिए। और कहीं ना कहीं जब आपके पेरेंट्स इतने ज्यादा आपके साथ आपकी गेम को प्यार करते हैं, तो जो आप सक्सेस होते हो, जो आप इंडिया खेलते हो, तो कहीं ना कहीं उनका भी बहुत ज्यादा बड़ा हाथ रोल है सर इसमें। चलिए मैं दर्शकों को जरा बता देता हूं, क्योंकि आपने जो सवाल पूछे हैं और मेरे ख्याल से शालीनतावश वो इसका ये कह नहीं पाए, उनके पापा जो हैं, पिता, वो इंडिया हॉकी खेले। इसके अलावा इनके दादाजी जो हैं वो भी जो है नेवी के कोच रहे। इनके अंकल जो हैं, दो अंकल, वो भारतीय टीम की तरफ से खेले। इनकी आंटी हॉकी टीम, भारतीय हॉकी टीम की तरफ से खेली। जुगराज का कितना असर रहा आप पर, जो आपके चाचा रहे? और 1980 के ओलंपिक में तो हमने देखा कि आपके जो
एक आपकी टीम के जो खिलाड़ी थे गुरमैल सिंह जो थे भारतीय टीम के, वो भी आपके चाचा रहे। कितना युवराज सिंह का असर रहा आप पर? सर उनका सर बहुत ज्यादा रहा, बिकॉज सर मॉडर्न हॉकी को उनको बहुत ज्यादा उनकी नॉलेज थी, और पहले वो इंडिया टीम के कोच भी थे 2011-12 में, और उसके बाद 17-18 में भी आए। तो कहीं ना कहीं उनकी जो गाइडेंस होती है सर, मैं ये मानता हूँ कि जब आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपको गाइडेंस भी अच्छी चाहिए, और उनका बहुत बड़ा रोल था कि जो मैं ये रास्ते पे मैं आया, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं ये सोच रहा था कि मेरे को शायद चांस नहीं मिल रहा इंडिया हॉकी टीम में, मैं बाहर जाकर थोड़ा सा एक्सप्लोर करूं। तो उन्होंने मेरे को कहीं ना कहीं बोला कि नहीं, तू इंडिया में खेल, इंडिया में अपनी जो स्किल है उसको शाइन कर, और चांस की बात उन्होंने बोली कि चांस आएगा, तेरे को बस एग्जीक्यूट करना है वो चांस। तो कहीं ना कहीं 2018 में मेरे को वो चांस मिला। और अगर आप मेरे कि चाचा जी की बात है यार, 1980 के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, उनका जो गोल्ड मेडल है उनके जो ड्राइंग रूम में है, और कहीं ना तो मैं ये देखता होता रहा कि यार इंडिया के लिए मैंने ये मेडल जीतना है। बिकॉज टीम गेम में ये है कि जब आप हॉकी में कोई भी मेडल जीतते हो तो सारा देश इकट्ठा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मेरे मन में अभी भी बात है कि इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत रहे हैं ओलंपिक्स में। तो मेडल इंस्पिरेशन बन गया आपके लिए, आप जब जब देखते थे उसको तो वो आपके दिल में एक प्रेरणा आती थी? जरूर सर, अभी भी सर आती है सर, कि अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। हाँ जी, बैक टू बैक अभी हमारे मेडल आए हैं आफ्टर 42 इयर्स के बाद हमने बैक टू बैक की जीते हैं। बट कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि इस बार हम फाइनल खेल सकते थे, और गोल्ड मेडल के हम बहुत ज्यादा गोल्ड मेडल के हम बहुत ज्यादा नजदीक थे। हार्दिक, क्रेग फुलटन और पैडी अपटन की जुगलबंदी जो है कितनी कारगर साबित हुई? क्योंकि पैडी अपटन तो भारतीय क्रिकेट टीम के साथ भी जुड़े रहे 2011 के वर्ल्ड कप में। और साथ ही मेरा इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा सवाल है कि क्रेग फुलटन के साथ भी आपने काम किया, ऑस्ट्रेलियन कोच जो है रीड के साथ भी आपने काम किया, कितना फर्क दोनों की कोचिंग में रहा? आई थिंक सर रीड की कोचिंग सर ऐसी है कि थोड़ा ऑस्ट्रेलिया माइंडसेट है सर, कि अटैक पे जाना है, अटैक ही रखना है। और जहां आप देखो कि फुलटन की बात करो, ही इज वेरी स्मार्ट सर। आई थिंक इस ओलंपिक्स में हमें ऐसा फील हुआ कि अगर दूसरी टीम कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर रही है तो हमारे पास उसका भी आंसर है। अगर वो 2 मिनट बाद दूसरी स्ट्रेटेजी यूज कर रही है तो हमारे पास उसका भी आंसर है। और टीम काफी कॉन्फिडेंट थी, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया को हमने इतने टाइम बाद ओलंपिक्स में ऑस्ट्रेलिया से हम जो जीते हैं, तो कहीं ना कहीं उसने हमारे को बोला भी था चेंजिंग रूम में कि ये मत सोचना कि मतलब कि जीतने के बाद ये मत सोचना कि तुम लोग जीत नहीं सकते। उसने हमें ये बोला था कि मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि तुम लोग ये जीत सकते हो मैच, और तुमने जीता है। जब आपके हॉकी के मैच शुरू होने वाले थे तो आपको पैडी अपटन, क्रेग फुलटन, ये सब आपको ना एल्प्स की पहाड़ियों पर ले गए थे, स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों पर। तो आपको उस वक्त कैसा लगा था कि भाई हम तो हॉकी का यहाँ पिछली कामयाबी को और ज्यादा बदलने के लिए आए हैं, तो आपको स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों पर ले गए, तो उस वक्त आपके मन में क्या चला था? पहला सवाल क्या आया था आपके मन में? आई थिंक सर जो स्विट्जरलैंड हमने देखा है वो मूवियों वाला नहीं हमने देखा, कोई भी स्विट्जरलैंड नहीं देखा। आई थिंक वो 3 दिन बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थे हमारे लिए। हमने आइस के ऊपर हमने वॉक की है, और उसके बाद क्या था कि बहुत ज्यादा डेंजरस वाला भी काम था। तो और उसके बाद ये था सर, वो 3 दिन में हमने बहुत ज्यादा हेल्प किया, हमारी टीम को बहुत ज्यादा हेल्प किया कॉन्फिडेंस में, एक दूसरे के ट्रस्ट के लिए, और एक दूसरे की जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर ट्रस्ट करना। आई थिंक वो 3 दिन हमारे लिए बहुत अच्छे थे, क्योंकि जो हमारा जीबी वाला मैच था, हम बस यही सोच रहे थे कि 1 स्टेप एट अ टाइम। जी हार्दिक, ये भी बताइएगा, फील्ड से जुड़ा हुआ सवाल है, जैसा कि आपने कहा कि बेहतर हमारी टीम कर सकती थी और बेहतर कर सकती थी, आपको आने वाले समय के लिए प्रिपेयर भी रहना है, तो अगर आप बताना चाहें कि हमारी कहाँ कहाँ कमियां हैं जिनको हम दुरुस्त कर सकते हैं, सही कर सकते हैं? आई थिंक सर पहला ये है कि हमें कोच को और ज्यादा टाइम देना चाहिए, और हॉकी इंडिया ने अभी उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी रिन्यू किया है। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट भी है हॉकी इंडिया को कोच के ऊपर, बिकॉज कोच को अभी आते हुए 1.5 साल, और कहीं ना कहीं कोच को एटलीस्ट 4 साल चाहिए उसकी जो मतलब कि फुल स्ट्रेटेजी है उसको मतलब कि उसकी टीम तैयार करने के लिए। आई थिंक कि कोच के ऊपर है। और उसके बाद सर जो यंग जनरेशन आ रही है, जूनियर इंडिया आ रही है, अभी श्रीजेश भाई उनके कोच आ रहे हैं, तो मॉडर्न हॉकी खेलनी है श्री भाई, उसके बाद बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो उसका हमें कहीं ना कहीं फायदा होगा। बिकॉज इस बार ये था कि हमारे पास बैकअप नहीं था जी। कि सुविधाओं को लेकर कुछ कहना चाहते हैं? सुविधाओं को लेकर
क्योंकि क्रिकेट think, से sir- तुलना होती है हमारे यहाँ देश में, हर स्पोर्ट की क्रिकेट से तुलना होती है कि क्रिकेट में इतना पैसा है, क्रिकेट में इतनी सुविधाएं हैं, लेकिन I think, sir, और गेम्स लोग, में sir, इतनी नहीं है। आई थिंक लोग सर ये बातें उसी टाइम बोलते हैं जब ओलंपिक्स आती है। उनको ये भी देखना चाहिए कि ओलंपिक्स से पहले भी आपको हॉकी के मैच देखने चाहिए, और ज्यादा जितना जितना ज्यादा आप आईपीएल को देखते हो उतना ज्यादा आप हॉकी के मैच के ऊपर भी आपको ध्यान कि देना चाहिए। और सर जो हमें फैसिलिटीज मिल रही है गवर्नमेंट और हॉकी इंडिया की तरफ से फुली मिल रही है सर, और जब तक हम जीतेंगे नहीं सर, तो जैसे अभी हमारा बोल सकते हो क्योंकि बैक टू बैक ओलंपिक्स में हमारे मेडल आए हैं, तो फैसिलिटीज और भी ज्यादा अच्छी होंगी। और उसके बाद सर यही है कि सर लोगों का ये है सर कि ओलंपिक्स के टाइम पे उनको याद आता है कि हॉकी भी गेम है। बिकॉज जब भी हमारे नॉर्मल मैच होते हैं, मेरे को नहीं ऐसे फील होता कि 4 CR 3 CR हमारा कोई ऐसे मैच देखता है। अगर लोग हमें शुरू से इतना देखने लग जाए, क्योंकि सर एक टीम है, एक एथलीट है, उसको यही चाहिए कि लोगों की तारीफ चाहिए बस उनको, हमारे को। जब लोग हमारा मैच देखेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा हाई होगा, और हम हर एक मैच हम ऐसे खेलेंगे कि जैसे हम ओलंपिक्स में खेल रहे हैं। शेड्यूल और बेहतर होना चाहिए हॉकी टीम के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे हमारे क्रिकेटर्स हैं वो लगातार बिजी रहते हैं। आई थिंक हमारा सर उनसे भी ज्यादा बिजी है सर। जी। मेरे को नहीं लगता कि अगर जब अभी अभी वर्ल्ड कप जीत कर आया तो उनके आधे से ज्यादा प्लेयर भी कोई टूर्नामेंट पे गए होंगे। हमारी आधे से ज्यादा मेरे को ऐसे लगता है कि एक मैं, मनदीप, जंट, हम 3-4 लोगों को छोड़ के बाकी सारी टीम एशिया चैंपियन ट्रॉफी जा रही है खेलने के लिए। तो मेरी बेनती यही है लोगों से कि जैसे आप ओलंपिक के मैच देखते हो वैसे ही हमारी एशियन चैंपियन ट्रॉफी है, और फिर टूर्नामेंट के भी ऐसे मैच देखो। हार्दिक, मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस तरीके से आपकी सुरजीत सिंह हॉकी, जहां से आप उनके प्रोडक्ट रहे, वहां से निकले, मोहाली में हॉकी एकेडमी में आपका बड़ा उसने भी आपको तराशा, आपने काफी काम किया वहां। ग्रास रूट लेवल पर क्या क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में एक हॉकी का टूर्नामेंट कराने के लिए 16 टीमें नहीं मिल पाती, तो ऐसी स्थिति और भी कई जगह पर बदस्तूर जारी है। तो ग्रास रूट लेवल पर आपको लगता है कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है? आई थिंक जरूर सर। आई थिंक हॉकी इंडिया इनिशिएटिव ले रही है बहुत ज्यादा इस बात पे, और स्टेट्स को भी चाहिए सर इनिशिएटिव लेना। कि जहां पर आप बोल रहे हो कि उड़ीसा की बात आप कर लो कि जिस स्टेट में मेरे से 15 से ज्यादा एस्ट्रोटर्फ है, 15-20 से ज्यादा एस्ट्रोटर्फ है। और अगर आप देखो कि पास्ट में उड़ीसा का इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं था, बट अभी वो इतना ज्यादा पिछले 10 साल से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्टेट्स को भी इनिशिएटिव सर लेना पड़ेगा। ठीक है। हमारी स्टेट्स को हो गया, नॉर्थ साइड की स्टेट्स को हो गया, कि कहीं ना कहीं जो भी हमारी यंग जनरेशन आ रही है उनको एस्ट्रोटर्फ और ज्यादा दिलाए। मतलब कि 5-6 शहरों में एक एस्ट्रोटर्फ तो चाहिए सर, मतलब एक से तो ज्यादा ही चाहिए, बट अगर हो सकता है कि एक स्टेट में 10 टर्फे तो चाहिए सर एस्ट्रोटर्फ। चलिए हार्दिक जो जी, कि